हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार में। ठीक है, जैसा कि आपने कार्य ऊर्जा सामर्थ्य की पहली क्लास पढ़ चुके हैं, आज हम कार्य ऊर्जा सामर्थ्य की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने कार्य के बारे में बता दिया था, कार्य क्या होता है, विमेय सूत्र और मात्रक क्या होता है। आज हम क्या ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था ये टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइड है, पहले कार्य, फिर ऊर्जा और फिर शक्ति। तो आज हम ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली क्लास जिन्होंने हमारी नहीं देखी है वो जाके हमारी पहली क्लास देख लें। उसके बाद अब हम क्या बात करते हैं, ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारा चैनल लगातार तरक्की की राह पर चल रहा है, यानी लगातार तरक्की हो रही है। देखना, जैसा कि आज हमने देखो टी शर्ट वगैरह का इंतजाम कर लिया है, और आप लोग अगर सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे तो इंशाल्लाह क्वालिटी भी बढ़िया आ सकती है, क्योंकि जल्दी हम क्या कैमरे वैमरे का इंतजाम भी करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग ऐसी प्यार और मोहब्बत के साथ हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हमारा चैनल तरक्की और प्यार आता रहे और आप लोग भी इससे कुछ सीखते रहें। तो आज बात करते हैं ऊर्जा की तरफ। ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है। तो भाई ऊर्जा कोई अलग से चीज़ नहीं होती, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। नहीं समझ में आई? जैसे सपोज दैट कार्य करने की क्षमता, मैंने क्या बताया, एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई आपको। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये क्षमता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि इसी को तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको 5-6 दिन खाना नहीं दिया जाए और खाना ना देने की वजह से आपके अंदर क्या है, वीकनेस आ जाएगी, और आपसे खाना ना दिया, ऊपर से ये कह दिया गया कि बेटा ये जो 100 ईंटें हैं ये उठा के ऊपर वाली छत पे रखे आओ, तो आप क्या कहेंगे घर वालों, भैया हमारी बस की बात नहीं है। बोले क्यों बस की बात नहीं? बोले हमारे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत है ही नहीं जो हम उठा के इन ईंटों को कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं। कहाँ ले जाएं? ऊपर ले जाएं। तो भाई क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, उसी को तो ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जब जब हमारे पास ऊर्जा होगी तो कार्य करने के लिए हम क्या होंगे, सक्षम होंगे। सपोज दैट मैंने अभी अभी अपना क्लास स्टार्ट किया, अभी मेरे अंदर भरपूर ऊर्जा कि मैं खा पी कर आया हूँ। ठीक, अगर मैं लगातार 4 घंटे इस क्लास को लूँ तो मैं लगातार बोलता रहूँगा तो मेरी ऊर्जा में क्या है, कमी आती रहेगी। जब कमी आती रहेगी तो आफ्टर 4 आवर्स यानी 4-5 घंटे बाद जितनी तेजी से मैं अभी बोल रहा हूँ 4 घंटे बाद नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंदर बोलने की क्षमता ही नहीं रहेगी। जब क्षमता ही नहीं रहेगी तो मैं बोलूँगा भी नहीं, मतलब हल्के मेरी आवाज़ में क्या आ जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। तो इसलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, हमें पढ़ना है ऊर्जा। तो ऊर्जा तो कई प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ताप ऊर्जा होती है, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक, 4-5 और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। ठीक, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यांत्रिकी ऊर्जा, मैकेनिक्स एनर्जी। ठीक, तो यांत्रिकी ऊर्जा के अंदर 2 चीजें हमें पढ़ना है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यानी यांत्रिकी, वैसे ऊर्जा बहुत प्रकार की है। यांत्रिकी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, ऊष्मा है, और भी प्रकार की ऊर्जाएं हमारे पास हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो यांत्रिकी की ऊर्जा पढ़ना है, जिसके अंदर 2 ऊर्जाएं आती हैं, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसको कहते हैं हम क्या, काइनेटिक एनर्जी, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, और इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों ऊर्जा के बारे में ही हमें पढ़ना है। यही हम 2 ऊर्जाएं हमारे सिलेबस की। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा की। अच्छा, ऊर्जा का जो मात्रक, अच्छा पहले मैंने डेफिनेशन दे दी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मात्रक जब मैंने साफ साफ यहाँ से कह दिया, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा जो है वो कार्य का ही तो एक रूप है। किससे निकल गई?
भाई ऊर्जा जो है वो कार्य का तो एक रूप है, तो इसलिए जितने भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे ताप ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मा ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक और विमेय सूत्र वही रहता है जो मात्रक और विमेय सूत्र कल मैंने कार्य का बताया था, जूल या फिर न्यूटन इनटू में मीटर, ये मात्रक बताया था। उसके बाद विमेय सूत्र क्या बताया था, ML2T-2, चाहे कोई सी ऊर्जा हो, चाहे आपके पास विद्युत ऊर्जा हो, चाहे ताप ऊर्जा, चाहे ऊष्मा, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थित ऊर्जा, जो मात्रक और विमेय सूत्र हमारा किसका रहता है, कार्य का होता है, वही मात्रक और विमेय सूत्र चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका मात्रक और विमेय सूत्र वही रहता है जो कार्य का रहता है। क्लियर हो गई बात? तो बार बार ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, कार्य का मात्रक क्या रहता है, जूल रहता है, या न्यूटन इंटू मीटर रहता है, या फिर हम बात करें उसके विमेय सूत्र की तो ML2T-, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थित ऊर्जा हो, चाहे ताप ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे कोई सी भी ऊर्जा, चाहे चुंबकीय ऊर्जा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, उसका मात्रक क्या रहता है, वही रहता है। बात करते हैं हम क्या, गतिज ऊर्जा की। किसकी करते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है। जब m है तो अभी ये रेस्ट पोजीशन में, तो रेस्ट पोजीशन में तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। मैंने आपको बताया था जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हमने इसको मोशन में लाना चाहा तो हम मोशन में जब लाएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। जब फोर्स अप्लाई करा तो ये वस्तु किस में आ गई, गति अवस्था में आ गई, और गति अवस्था के बाद कहाँ गई, यहाँ। भाई जब वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं होगा, जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान अब, लेकिन इसके वेग में परिवर्तन हो गया। जो वेग 0 था वो कितना हो गया, v हो गया। और जब यहाँ से यहाँ तक गई तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कुछ विस्थापन तय किया होगा, तो वो विस्थापन हमने s मान लिया। और जब देखो 0 से वेग कितना हो गया, v। जब वेग में परिवर्तन आएगा तो हमने तुम्हें बताया जब जब वेग में परिवर्तन आएगा तब तक वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास ये निकल के आती है, किसी गतिमान वस्तु में उसके वेग के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नहीं समझ में आई? पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी गतिमान वस्तु में वेग के कारण यानी वेलोसिटी के कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु में उसकी वेग के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, K = ½ mv²। मैं अभी इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा आपको क्या होता है, K = ½ mv²। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, जूल होगा, क्योंकि मैंने बताया ऊर्जा चाहे किसी प्रकार की जो कार्य का मात्रक होता है वही क्या ऊर्जाओं का मात्रक होता है। अच्छा, ये भी एक अदिश राशि, जब कार्य अदिश राशि तो ऊर्जा भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अब इसको प्रूव करके मैं दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ठीक, देखो ये वस्तु हमारे पास जो थी इसका द्रव्यमान m था, ये भी रेस्ट पोजीशन पर थी। हमने इसको गति में लाने के लिए क्या लगाया, बल लगाया। तो बल क्या होता है, F = ma। समीकरण नंबर हमने क्या कह दी, 1 कह दी। फिर उसके बाद हमने आपको गति का 3rd इक्वेशन पढ़ाया था,
गति का थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो पढ़ा था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमारे पास क्या था, अंतिम वेग था। u हमारे पास क्या था, प्रारंभिक वेग था। a हमारे पास त्वरण था। s हमारे पास विस्थापन जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ देखते हैं बेटा कि इस डायग्राम में देखें, चित्र में देखें, प्रारंभिक वेग u का मान कितना है, 0। तो u का मान हम 0 लगा देते हैं, लगा दें। v स्क्वायर इज इक्वल टू u का मान 0 प्लस 2as। हमें मान निकालना है किसका, s का। तो s का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा कि इसको ये चलो अब लिख लें, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज़ इनटू में है वो कहाँ पहुँच जाएगी, अपॉन में। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में 2a। यानी जो चीज़ गुणा में होती है वो चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, अपॉन में। देखो s की गुणा में कितना दिख रहा है, 2a। इस 2a को हम जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ तो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर के अपॉन में। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब बड़ा गौर से देखना कि f बराबर ma पढ़ा हमने, ठीक पढ़ा। उसके बाद समीकरण नंबर 1 से f बराबर ma बल का मान हो गया, और समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिल गया, विस्थापन। फिर हमने आपको कल क्लास में जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था कार्य, और कार्य बराबर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, बल गुणा विस्थापन। यानी जब बल की गुणा किससे कर देते हैं, विस्थापन से कर देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है। तो लिखेंगे बेटा हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्य बराबर। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बताया मैंने आपको कल। या फिर W इज इक्वल टू F इंटू में S। तो W हमारे पास ऐसे एरिया, F का मान कितना हमारे पास, ma, इंटू S का मान समीकरण नंबर 2 से अभी आपने निकाला है, v स्क्वायर अपॉन में 2a। कोई दिक्कत, देखो a से a मुस्कुरा गया, खत्म होने का मतलब मुस्कुराना, यानी ए से एक खत्म, यानी ए से कैंसिल हो गया, मुस्कुरा गया। तो बचा कि हमारे पास W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पहले ले लेते हैं 1/2 mv स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा, यानी ऊर्जा तो है, ये कार्य निकल के आया। हमने क्या बताया, कार्य का ही एक रूप होती है ऊर्जा। तो जो हम कार्य करते हैं वही किस में बदल जाता है बेटा, गतिज ऊर्जा में। किस में बदल जाता है, गतिज। यानी इस W को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv। भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा कभी नष्ट कहीं नहीं की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो जो हमने कार्य किया था वही किस में बदल गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। समझ में आ गई, इतना आपकी समझ में आया। इसको मैं चाहूँ तो इंटीग्रेशन से भी प्रूव करके दिखा सकता हूँ, आपको दिखा दूं इंटीग्रेशन से। चलो नहीं, कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ इंटीग्रेशन। जिस लोगों के पास मैथ होती है 12th में तो वो जानते होंगे कि समाकलन विधि से भी इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। निश्चित समाकलन यहाँ पर लगेगा। कौन सा समाकलन लगेगा, निश्चित समाकलन। एक अनिश्चित समाकलन होता है, एक निश्चित, ठीक। उसके बाद बात हमने कर ली गतिज ऊर्जा की, अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए। वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है
एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है, ठीक है। तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के, ठीक है। इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं और भी बेहतर तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। हाँ दोस्तों, तो आपने गतिज ऊर्जा के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जो हमारे सिलेबस में है स्थितिज ऊर्जा। तो भाई नाम से ही पता चल जाएगा, स्थितिज का मतलब स्थिति, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमारी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मैं अभी वहाँ पर स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ हूँ तो मैं भी किसी ऊर्जा के कारण खड़ा हुआ हूँ, ना तो वरना अगर मेरे अंदर वीकनेस होती तो मैं यही कहता भाई मेरे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूँ, अन्यथा मैं यह खड़ा नहीं हो सकता। तो एक स्थिति के कारण वस्तु के अंदर जो ऊर्जा आती है वही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि धनुष को जब हम तीर लगाकर खींचते हैं, धनुष को जब हम तीर लगाकर खींचते हैं तो जब तीर लगा कर खींचते हैं तो उसके धागे में क्या आ जाती है, स्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, वो धागा इस तरीके से होता है धनुष के अंदर, इस तरीके से होता है। जब हम उसको खींचते हैं तो धागा इस तरीके से हो जाता है तीर लगा के। जब यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं तब धागा अपनी पुनः स्थिति में पहुंच जाता है। यानी धागे के अंदर क्या आती है, एक स्थिति आ जाती है। इसी स्थिति के कारण उस धागे के अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। या आप किसी स्प्रिंग को खींचें, खींचने से क्या होता है, उसके अंदर एक स्थिति आ जाती है कि भाई स्प्रिंग को हमने खींचा, भाई खींचने के लिए ताकत की जरूरत होती है। और जब स्प्रिंग को आप खींचेंगे ना तो जाहिर सी बात स्प्रिंग छोटे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसके अंदर विस्थापन भी आ गया, बल लगाकर खींचा जिसके कारण उसमें विस्थापन आया। और जब जब बल और विस्थापन आपस में आएंगे तब तब हमने आपको बताया था कार्य मिलेगा। तो वहाँ पर भी हमने क्या करा, एक कार्य करा। वही कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस स्प्रिंग की स्थिति को बनाने में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उस कार्य को हम कहते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा। नहीं समझ में आई। या स्प्रिंग को आप दबाएं तो दबाने के लिए भी आप फोर्स लगाएंगे, और जब फोर्स लगाएंगे दबाने के लिए तो स्प्रिंग को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। जब स्प्रिंग छोटा होगा तो उसमें क्या है, विस्थापन। और जब जब हमने आपको बताया कि बल को और विस्थापन एक साथ की गुणा होगी तब तक हमें कार्य मिलेगा। वही कार्य किसमें संचित हो जाता है, उस स्प्रिंग की स्थिति को बनाने में। तो क्या कहलाती, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहलाती। क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या रख सकते हैं, किसी वस्तु की इस विशेष स्थिति के कारण उसमें आई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, भाई तीर को जब हमने खींचा था तो उस धागे में एक विशेष स्थिति आई। वो कैसा हो गया था, इस तरीके से हो गया था। तो वो वही हमारी स्थिति विशेष स्थिति कहलाती है। जब हमने स्प्रिंग को खींचा था तो खींचने के बाद एक विशेष स्थिति आई, स्प्रिंग क्या हुआ, बड़ा हो गया था। तो वो एक विशेष स्थिति कहलाती है कि विशेष स्थिति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रा का विनिमय सूत्र वही होगा जो कार्य का या गतिज ऊर्जा का होगा। तो U बराबर होता है mgh, mdh नहीं, mgh। क्या होता है, mgh। m होता है मास ऑफ बॉडी, g होता है गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास, उसके बाद h होता है हाइट।
यानी जहाँ से हम पृथ्वी तल से जिसको उसकी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पृथ्वी तल के करीब आती रहती है, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती रहती है। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसा क्या होता है। पृथ्वी तल पर जो पृथ्वी का तल होता है, हमारी धरती माता, उस पर प्रत्येक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, शून्य होती है, जीरो होती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी तल से कोई ऊंचाई है ही नहीं। एच का मान जीरो, जब एच का मान जीरो लगाओगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। याद रखना, पृथ्वी तल पर हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो होती है, और पृथ्वी तल से मैक्सिमम पॉइंट पर, महत्तम ऊंचाई पर हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और ऊपर से नीचे आते आते स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। और गतिज ऊर्जा, अभी मैं बताऊंगा इसमें दोनों में रिलेशन आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हो गई। अच्छा, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी तल है, ये कोई पिंड यहाँ पर है, ठीक, जिसका द्रव्यमान कितना है, m। चलो यहाँ बताता हूँ, पृथ्वी तल, एक m द्रव्यमान का कोई पिंड, अभी ये पृथ्वी के तल पर रखा हुआ है, तो इस टाइम इसकी u की वैल्यू यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है, जीरो, क्योंकि h इसमें क्या, जीरो। जैसे जैसे हम इस पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लो हमने ऊपर की ओर फेंका, जब ऊपर की ओर फेंका तो जैसे जैसे ये पिंड ऊपर की ओर जाएगा, भाई बेग फेंकेंगे तो किसी न किसी बेग से तो फेंकेंगे, भाई ऐसा तो है नहीं, हमने पलकों से इशारा किया, पिंड उड़ा धरती से और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। भाई हम जादू वाले इंसान कोई हैं ना, कोई साधु वादू हैं कि मतलब अंदर जादू हो। तो क्या होगा, पहले हम इसमें क्या करेंगे, फोर्स लगा, मतलब फोर्स लगा के इसे उठाएंगे, उठाने के बाद गुरुत्व भी बल के विरुद्ध इससे क्या करेंगे, बेग देंगे। जब बेग देंगे, ये पिंड जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, तो ये बी वेग हमने दिया इसको, तो जैसे जैसे इसमें बेग ऊपर की ओर जाता है, इसके बेग में क्या आती है, कमी आती रहती है। क्या रहती है, कमी आती रहती है, जिसके कारण इसकी गति ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। जैसे मैंने ये मार्कर को अगर ऊपर की ओर फेंकूंगा तो किसी न किसी बेग से तो फेंका होगा, और आपने देखा होगा मार्कर ऊपर गया और एक महत्तम ऊंचाई पाने के बाद फिर मार्कर कहाँ की ओर आया, नीचे की ओर आया। तो जैसे जैसे इसमें क्या होता है, इस बेग के बी के मान में, इस बेग से हमने फेंका, इसके बी बराबर के काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। भाई देखो, ये तो कांस्टेंट और 1/2 भी कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, v यानी वेग। भाई मैंने मार्कर को ऊपर की ओर फेंका, तो ये मार्कर अगर 10 ग्राम का था तो नीचे आने के बाद 10 ही ग्राम का हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, ऊपर से जब नीचे आया तो 5 ग्राम का रह गया। मास हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके कारण हमारे पास बस ये चीज़ थी कि जब मैंने इसको फेंका तो वेग इसका ज़्यादा था, जब ऊपर जाते 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 एक मैक्सिमम पॉइंट पर इसका v जो था वो क्या हो गया, जीरो हो गया, जिसके कारण जब नीचे आना शुरू हो गया। तो याद रखना, जैसे जैसे किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती रहती है, लेकिन जैसे ही जब ऊपर की ओर जाता रहता है तो इस h का मान, पृथ्वी तल से जब ऊपर जाएगा तो इस h का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और जब बढ़ता चला जाएगा तो h का मान बढ़ने से उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नहीं समझ आई, क्योंकि मास तो क्या होता है कांस्टेंट, और g का मान भी क्या, गुरुत्वीय त्वरण, ये भी कांस्टेंट होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8। तो हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो डिपेंड किस पे करती है, h पर, हाइट पे। तो जैसे जैसे पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में तो कमी आती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रहती है। एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर जब वस्तु का b = 0 हो जाता है, यानी जब वेग 0 हो जाएगा तभी तो वस्तु नीचे आना शुरू होगी। अभी मैंने मार्कर आपको फेंका था तो ये वस्तु का वेग जो था वो क्या हुआ, ऊपर जाकर इस किसी पॉइंट पर 0 हुआ तभी तो नीचे आना शुरू हुई। अगर मैं इतना वेग दे देता यहाँ से पलायन कर जाता, पलायन का मतलब पृथ्वी कक्षा को छोड़ जाता, फिर तो ये कभी वापस नहीं आता। क्योंकि आपने सुना होगा कि सैटेलाइट जो हमारे पास छोड़े जाते हैं उपग्रह, वो इनको इतना वेग दिया जाता है कि पृथ्वी की कक्षा को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, इसीलिए उनको कहा जाता है पलायन वेग। क्या कहा जाता है उसको, पलायन वेग। तो हमने पलायन वेग नहीं दिया है कि मतलब इतना वेग दे दें कि पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाए, फिर तो ये मारकर मैं हमेशा के लिए कहता हूँ भैया आ जा लौट के, ये कभी जिंदगी में वापस लौट के नहीं आए। क्योंकि पृथ्वी के बाहर जाके क्या होता है, उसकी कक्षाओं में क्या होता है, रोटेट होने लगता है। जैसे हमारे तब कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, कृत्रिम, भैया गर्मी बहुत है, देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया, गर्मी बहुत है। देखो
ऊपर की ओर जब जाएगा तो यहाँ पे अंतिम हमारा जो वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेग जीरो हो जाएगा तो इस कंडीशन पे जाकर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, हमने बताया नीचे से ऊपर जाने पर इसमें क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी में कमी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है, वृद्धि। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है? तो एक नंबर में आपसे पूछता है कि किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो आप कह सकते हैं किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा उसके महत्तम पॉइंट पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर सबसे अधिक होगी। और सबसे निम्न कहाँ पर, निम्न कब सबसे कम कहाँ पर होती स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी के तल पर। याद रखना, उसके मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि v का मान जीरो। जब v का मान जीरो तो भाई देखो b से जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो से जो टकराएगा वो क्या हो, जीरो। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मेरी बात समझ में आई या ना आई? आपको क्लियर हो गई बात? ये थी हमारे पास क्या, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष को खींचने पर उसके धनुष को खींचने पर, उसके बाण लगा के खींचने पर उसके तार में जो ऊर्जा, या स्प्रिंग को खींचने पर, स्प्रिंग को चपटा करने पर, मतलब दबाने पर जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने में जो ऊर्जा संचित होती है, भाई पृथ्वी तल से जब ऊपर ले जाओगे तो जाहिर सी बात है बिना ऊर्जा को तो ले नहीं, बिना ताकत के ले नहीं जाओगे, तो उसमें उसकी ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा आती है वही हमारी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि भाई जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके, ठीक, तो देखो हमने दो ऊर्जाएं पढ़ी यांत्रिकी में, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ी और एक कौन सी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने इन दोनों में एक चीज़ देखी होगी कि जब जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नहीं समझ में आई? देखो मैंने कहा जैसे जैसे ये वस्तु ऊपर जाती जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आती रहेगी, और ऊपर जाने के कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होती रहेगी। यानी एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि किसी भी पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है, ये कुल ऊर्जा हमारे पास ये होती है E = K + KU। ये हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। अगर किसी पिंड की यहाँ पर हम कुल ऊर्जा देखें तब भी वो क्या होगी, बराबर होगी, यहाँ पर देखें तब भी बराबर होगी। लेकिन घटता बढ़ता क्या है, K का मान घटेगा तो U का मान बढ़ेगा, U का मान बढ़ेगा तो K का मान घटेगा। यानी इन दोनों का ऐसा रेशो होता है कि एक के बढ़ने पर उतना ही क्या होता है, दूसरी चीज़ घट जाती। यानी ये चीज़ हमारे पास हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। मैं अभी आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सही आ रही क्लास? हाँ ठीक है बेटा। स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली, गतिज ऊर्जा पढ़ ली। अब बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिरती हुई किसी पिंड की कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। प्रत्येक स्थान पर क्या रहती है, नियत रहती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। कुल ऊर्जा = E = K + U। K यहाँ पे होती काइनेटिक एनर्जी और U यहाँ पर होती पोटेंशियल एनर्जी। यानी प्रत्येक बिंदु पर इस E का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। नियत का मतलब ही होता है बदले ना। अगर आपकी नियत बदल गई तो समाज में कोई आपकी वैल्यू नहीं है। अच्छा हाँ, देखो बेटा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि ये कोई हमारे पास पृथ्वी का तल है, उसके बाद यहाँ पर कोई वस्तु थी h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक, ये बिंदु हम मान लेते हैं A बिंदु पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी। उसके बाद जब स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, ऊपर से गिरती हुई तो नीचे की ओर आएगी, तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ पर B ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, B। ये बिंदु जो पिंड है नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर आ गया होगा। उसके बाद तीसरे पे हम कहाँ ले लेते हैं, C, यानी पिंड कहाँ होगा, नीचे की ओर आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी आने में यानी महत्तम ऊंचाई इसकी h थी,
भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया तो कितनी दूरी चल गया, एक्स दूरी चल गया। कितनी दूरी चल गया, एक्स दूरी। और जब हमारे पास ये पूरी दूरी हमारे पास एच है और ये एक्स चल गया तो जाहिर सी बात ये दूरी जो बचेगी वो क्या बचेगी, एच माइनस का। नहीं समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को समझे बेटा। अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि कोई पिंड जो था वो एच ऊंचाई पर था पहले ए पॉइंट पर, ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ, ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरना शुरू हुआ। जब गिरना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा, बी पॉइंट से कहाँ आएगा, सी पॉइंट पर। ये पॉइंट हम इन तीनों बिंदुओं पर इसकी कुल ऊर्जा चेक करेंगे यू, क्या ये हर बिंदु पर ए पर, बी पर और सी पर समान है या नहीं है। तभी तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नियत रहती है। तो पहले हम ए बिंदु पर, फिर बी बिंदु पर और फिर सी बिंदु पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं? देखते हैं कैसे चेक करते हैं। लेकिन जब हमारे पास महत्तम ऊंचाई पर कोई पिंड होता है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है u वो क्या होता है, जीरो। बी जो होता है वो जीरो हो जाता है। भाई सुन लो हमारी बात को। जब इस मार्कर को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो बी के वेग में लगातार क्या आती रहेगी, वस्तु के वेग में कमी आती रहेगी। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि अंतिम उसके अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के बाद ये कहाँ की ओर गिरेगी, नीचे की ओर। नहीं समझ में आई? तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसका अंतिम वेग जब जीरो होता है तभी नीचे आना शुरू होती है। समझ में आई? तो यहाँ पे याद रखना v की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर? तो यहाँ देखते हैं बेटा पॉइंट बाय पॉइंट। पहले ए पॉइंट पर, ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पर पहले गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 mv²। तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा यानी v का मान देखो कितना बेटा, जीरो। मैक्सिमम पॉइंट पर v का अंतिम वेग जो होता है वो जीरो होता है। ये बात याद रखना। जब अंतिम वेग जीरो होगा तभी वस्तु नीचे आना स्टार्ट होगी। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं होगी तो वस्तु हमेशा ऊपर ही गिर जाती रहेगी। जब ये पॉइंट हमारे पास अंतिम वेग जीरो हो जाता है तो देखो बेटा ए पॉइंट पर जो हमारा अंतिम वेग है वो जीरो, यानी k E = 1/2 m इंटू में v का मान जीरो का स्क्वायर, और जीरो से जो टकराएगा वो चूर चूर। यानी ए बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी तो हमारी जीरो मिल गई। ए बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी है हमें क्या मिल गई, जीरो मिल गई। क्या मिल गई, जीरो मिल गई। अब बात किसकी करते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की। तो लिखेंगे बेटा ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। जब ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा स्थितिज ऊर्जा U = mgh। तो देखो बेटा ए बिंदु पर ऊंचाई कितनी, भाई ऊंचाई हमेशा पृथ्वी तल से नापी जाती है, ये बात याद रखना। ऊपर से जरूर गिर रहा है ये वस्तु, लेकिन ऊपर से नहीं नापेंगे। ये नापेंगे कि पृथ्वी ऊंचाई हमेशा कहाँ से नापी जाती है, पृथ्वी के तल से। तो पृथ्वी के तल से ए बिंदु तक की जो ऊंचाई है वो कितनी, h। तो भाई h की जगह तो h ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, mgh। ठीक, उसके बाद u का मान आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ए बिंदु पर कुल ऊर्जा, तो हमने कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, E = U + K + का U या U + का K, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो K का मान क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो आई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। और जीरो में जोड़ेंगे तो क्या, कुल ऊर्जा हमारी निकल गई mgh। ये निकल के आई ए बिंदु पर। चाहो तो आप EA लिख सकते हैं इसको, क्यों ए पॉइंट पर निकल के आई। अब बात करते हैं बेटा बी बिंदु पर। किस पर, बी बिंदु पर कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए पहले बी बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा,
भाई बी बिंदु पर जब आप गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पर आने पर बी बिंदु की तो बात करी, यहाँ पर तो हमें पता था कि अंतिम वेग कितना है 0, लेकिन बी बिंदु पर हमें कोई पता है कि यहाँ से पॉइंट ए से बी पे आया तो किस वेग से आया। भाई जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तब तक उसकी क्या होती है, वेग में वृद्धि होती जाती है, वेग में वृद्धि होती जाती। तो इसका मतलब ये कोई है कि हमें पता हो बी पे, ये तो पता था कि अंतिम वेग जब 0 हो जाएगा तभी वस्तु नीचे आने लगेगी, तो वी का मान यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, गति का तीसरा समीकरण, गति का थर्ड समीकरण आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, v² = u² + 2a/s, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे हो रही है तो क्या लगाएंगे 2gh, 2gh। भाई ऊपर से नीचे होगी या नीचे से ऊपर होगी तो a नहीं लगाएंगे, वहाँ क्या लगाएंगे, g लगाएंगे, मैंने आपको बताया गति, और s की जगह क्या लेंगे, h लेंगे। ठीक है भैया। भाई यहाँ से देखो उसने अपनी जो मोशन स्टार्ट करी वो ए बिंदु से ही तो स्टार्ट करी, तो ए बिंदु पर भी मान कितना है बेटा, जब स्टार्टिंग करता है जहाँ से तो उसका प्रारंभिक वेग तो कहलाता है, यानी ये मान जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो v² = u² + के 2gh। देखो बेटा कितना विस्थापित हो गया, x तो ही विस्थापित हुआ, तो क्या आएगा 2gx, यानी v² = क्या गया 2gx। देखो हमें वेग मिल गया और गतिज ऊर्जा हम जानते क्या होती है, गतिज ऊर्जा बी बिंदु पर, यानी कि K E = 1/2 mv²। देखो v² का मान तुम्हें मिल गया क्या, 2gx लगा देते हैं बेटा, K E = 1/2 mv² का मान क्या है 2gx। तो देखो 1 2 से 2 खत्म, यानी K E = कितना आ गया mgx। ये आई बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा। अब निकालेंगे बी बिंदु पर क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे बेटा बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mgh। तो देखो बेटा h क्या है, पृथ्वी तल से बी बिंदु तक की ऊंचाई, तो पृथ्वी तल से बी बिंदु तक की ऊंचाई क्या है, h - का x लगा देते हैं बेटा, h - का x। तो u = m, अंदर गुणा करेंगे तो mgh - का mgx। देखो बेटा ये बी बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी निकल आई, ये बी बिंदु पर क्या निकल आई, स्थितिज ऊर्जा निकल आई। हमें निकालना है बी बिंदु पर कुल ऊर्जा। तो देखो बेटा बी बिंदु पर कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कैसे निकलती है, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, E = K + का U। तो E = K का मान कितना निकला, देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का mgx, फिर उसके बाद U का मान mgh - का mgx से mgx कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का और ये क्या का प्लस का, यानी E बराबर कितना निकल आया EB, यानी EB बिंदु पर कुल ऊर्जा mgh। ठीक, देखो बेटा ए बिंदु पर भी कुल ऊर्जा कितनी निकली mgh, बिंदु पर भी कितनी निकली mgh। अगर सी बिंदु पर भी mgh निकले आए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पिंड या वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरता है तो उसके प्रत्येक स्थान पर जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नियत होती है। तो सी बिंदु पर और देख लेते हैं बेटा, सी बिंदु पर ऊर्जा। तो पहले सी बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, K = भाई काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें यहाँ पर वेग चाहिए, तो वेग निकालने के लिए फॉर्मूला वही निकालेंगे क्या बेटा, गति का तीसरा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, v² = u² + के 2gx। क्या आएगा 2gh लगा लें। इधर देखो बेटा v² = u² + 2g। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h तो ही है, ए बिंदु से सी बिंदु तक का h तो ही है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, h लगा देंगे, तो h आई गया हमारे पास। लेकिन प्रारंभिक वेग कितना लगाएंगे 0, यानी v² = क्या 2gh।
आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो K बराबर क्या होता है 1/2 mv², तो K इजिकल टू 1/2 mv की जगह क्या लगा 2gh, 2 से 2 खत्म, K इजिकल टू क्या गया mgh। ये निकल के आई C बिंदु पर गतिज ऊर्जा। अब निकालेंगे C बिंदु पर क्या स्थितिज ऊर्जा। इधर देख लें, बस थोड़ा सा रह गया है। C बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, C बिंदु पर, तो देखो U इजिकल टू mgh तो ये होता है। C बिंदु पर देखो पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी, जब पृथ्वी तल पे है तो h का मान तो 0 हो गई, तो C बिंदु पर पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या हो जाएगी 0, यानी h का मान 0, तो U इजिकल टू mgh इंटू 0, यानी C बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा निकल के आई वो कितनी है 0। तो C बिंदु पर कुल ऊर्जा E इजिकल टू K प्लस का U, E इजिकल टू K का मान mgh, E का मान 0, तो EC इजिकल टू क्या निकला mgh। देखें बेटा ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकल के आया कि A बिंदु पर भी कुल ऊर्जा कितनी निकल के आई mgh, EA इजिकल टू mgh। फिर B बिंदु पर हमने निकाला तो B बिंदु पर भी कुल ऊर्जा कितनी निकल के आई mgh, और फिर उसके बाद C बिंदु पर जब हमने निकाला तो C बिंदु पर भी ऊर्जा कितनी निकल के आई mgh। इसका मतलब स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो उसकी कुल ऊर्जा होती है E इजिकल टू K प्लस का U, ये हमेशा क्या रहती है नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आप इस बात कॉन्सेप्ट को याद रख लें, ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है या नियत रहती है। तो हमेशा याद रखें क्या होती है नियत रहती है, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। A बिंदु पर निकाली तब भी mgh, B बिंदु पर निकाली तब भी mgh, C बिंदु पर निकाली कुल ऊर्जा तब भी mgh। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है भाई, आप लोग क्या करें क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। देखो बड़ा मेहनत लगती है पढ़ाने में, आपको भी जानते हैं, ठीक, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब एक और टॉपिक रह गया कार ऊर्जा प्रमेय, वो मैं आपको बता के क्लास को खत्म करता हूं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कोई कठिन बात नहीं है। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जाओं में आए अंतर को ही क्या कहते हैं बेटा कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जाओं में आए अंतर को ही क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। देखिए बेटा कैसे, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जाओं में आए अंतर को ही क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। कैसे, ठीक, डेल्टा W इजिकल टू डेल्टा K, यहाँ आप कह सकते हैं इसको कि W इजिकल टू K F माइनस K I। KF का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और KI का मतलब हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। देखो बेटा, गति का थर्ड इक्वेशन v² इजिकल टू u² प्लस 2as पढ़ाया है मैंने, प्रूव करके भी दिखाया इसको। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा v² माइनस का u² इजिकल टू 2as। समीकरण नंबर इसको 1 कह देता हूँ। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई खुरापात पैदा करना चाहते हैं तो दोनों साइड में करना पड़ेगी।
मतलब खुरापात का मतलब ये है कि अपनी तरफ से अगर सब कोई इक्वेशन में चेंजेस लाना चाहते हैं तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर जितने से गुणा करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरी मजबूरी है राइट हैंड साइड में भी उतने से ही गुणा करना पड़ेगी। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अगर मैं अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करूँगा तो राइट हैंड साइड में भी मुझे उतना ही क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 में 1/2m से 1/2m से दोनों ओर गुणा करने पर, जब गुणा करूंगा तो यहां देखना बेटा 1/2mb² दिखने लगा होगा सो कुछ ना कुछ, तो ये माइनस 1/2mu² दिखने लगा होगा, ये समथिंग समथिंग कुछ, तो बराबर 1/2 2a 1/2m इंटू में 2as। कुछ नहीं किया मैंने, बस समीकरण नंबर 1 में दोनों ओर 1/2m से मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी। भाई देखो साफ साफ आपको दिखने लगा होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था 1/2mv², यानी द्रव्यमान के इंटू वेग के स्क्वायर से कर देते हैं तब हमारे पास क्या मिलती, काइनेटिक एनर्जी। साफ साफ दिख रहा है 1/2mv², लेकिन यहाँ पर b क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको क्या कर सकते हैं, चलो मैं अभी लिख देता हूँ kmv² माइनस u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसलिए इसको ki भी लिख सकते हैं। यानी अभी मैं आपको लिख देता हूँ ऐसे ही, उसके बाद करूँगा। यहाँ देखो 2 से 2 मुस्कुरा गया, ठीक, बचा क्या हमारे पास MAS। सर जी ये क्या है MAS, ये भी बताते हैं आपको MAS क्या होता है। तो देखो बेटा 1/2mv² माइनस 1/2mu², ये u है, अच्छा u² बराबर ma, f बराबर ma, f पढ़ा था तो f इंटू में s। और जब जब बल की गुणा विस्थापन से होती है तब तब हमें प्राप्त होता है क्या बेटा, कार्य। तो F इंटू एस, ये तो कार्य हो गया 1/2mv² माइनस 1/2mu² बराबर में W। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेग है तो kF माइनस ये इनिशियल वेग है U तो ki। भाई देखो फाइनल वेलोसिटी b था तो kF लगा दिया, बाकी और कोई अंतर नहीं। और ये क्या है बेटा, U है, U इनिशियल होता है, तो हमारे पास क्या आ गया। भाई अंतर कैसे निकालते हैं, घटाकर तो ही निकालते हैं, एक में से दूसरी को घटा दो अंतर निकल आएगा। भाई मैं मेरा वेट कितना है, मान लो 50 kg, मेरे भाई का वेट कितना है 60 kg, अगर दोनों का अंतर पूछा जाए तुम्हारे वेट में कितना अंतर है तो 60 में से 50 को घटा दो तो 50 कितना आएगा, 10 kg का वेट निकल के आएगा। भाई वेट में से वेट घटाओगे तो वेट ही तो निकलेगा, वजन में से वजन घटाओगे तो वजन निकलेगा। ऐसी काइनेटिक एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी घटाओ तो काइनेटिक एनर्जी निकली। और एनर्जी ही क्या होती है बेटा, कार्य का एक रूप होता है, ये बात समझना। तभी तो देखो कार्य एनर्जी के बराबर आ गया, तभी तो कार्य के और गतिज ऊर्जा के मात्रक और विमीय सूत्र नहीं बदलते। क्लियर हो गई बात। तो यही कहलाती कार्य ऊर्जा। फिर में किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जाओं में आए अंतर को ही क्या कहते हैं बेटा, कार्य ऊर्जा। फिर में कहते हैं, या अपना आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा में आए अंतर के द्वारा प्राप्त कार्य को ही क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा फिर में कहते हैं। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आज मैंने आपके कार्य के बारे में तो पिछली क्लास में पढ़ा दिया। आज मैंने ऊर्जा के ऊपर जितने भी आधारित तुम्हारे कंसेप्ट बनते थे सभी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कल रह गया शक्ति की बात, तो शक्ति की बात बता दूंगा मैं। किसकी बात बता दूं, अच्छा एक टॉपिक और रह गया, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। जरा सा मैं बता देता हूं। संरक्षी बल, संरक्षी बल क्या होते हैं, वे बल जो का पथ पर डिपेंड, एक चक्कर में किए गए कार्य। संरक्षी बल की डेफिनेशन आप दो तरीके से दे सकते हैं, जो पथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वे बल जो एक चक्कर में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। वे बल जिनके द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक, जैसे गुरुत्वीय बल, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो संरक्षी बल होते हैं ये पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। कैसा पथ है कि चाहे सर्किल हो, चाहे तिरंगाकार हो, ट्रायंगल हो, चाहे क्या हो, वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, इनके द्वारा एक चक्कर में जो कार्य करा जाता है वो क्या होता है, शून्य होता है। भाई चक्कर तभी पूरा होता है जब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर, मतलब प्रारंभिक बिंदु से लौटकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाओगे तभी चक्कर पूरा होता है। ये नहीं कि आप यहाँ से गए यहाँ रुक गए, तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ये चक्कर पूरा नहीं हुआ, लौट कर यहीं आ जाएंगे तभी चक्कर होगा। अब चाहे आपके पास पथ कैसा भी हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, संरक्षी बल पथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ना ही प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु पर, ना प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। क्लियर हो गई बात? बस 2-3 बातें याद रखना है कि एक चक्कर में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब बात करते हैं असंरक्षी बल की, बिल्कुल इसकी अपोजिट, नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल। असंरक्षी बल की डेफिनेशन आप क्या देखते हैं, वे बल जिनके द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य ना हो। वे बल जिनके द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य ना हो, कौन से कहलाते हैं, असंरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य आ जाए संरक्षी बल कहलाते हैं, जिनके द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य ना हो असंरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल जो हमारे पास होता है वो असंरक्षी बल होता है। ठीक, मैं इसके बारे में कल की क्लास में थोड़ा आपको और बता दूंगा, तो क्लास ज़्यादा बड़ी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और फीडबैक में ज़रूर बताएं कि मतलब कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारी क्लास कैसी लगी, और क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।